नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है दिल है तुम्हारा और इसके 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 11वां और अंतिम पार्ट है। तो दोस्तों, इससे पहले के सारे पार्ट आप ज़रूर पढ़िएगा। उनको पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में दिल है तुम्हारा नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, उसी में सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। वहाँ जा कर के आप सारे पार्ट्स पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अब हम शुरू करते हैं। कोमल: हाँ हाँ, मुझे सब पता है। किरण ने मुझे खुद बताया था। अब आप इस बात को और ना उछालो, नहीं तो हमारे घर की इज्जत नीलाम हो जाएगी। यह भी सच है कि मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ, परंतु फिर भी मैं उनकी पत्नी हूँ। बेमन से ही सही, इस रिश्ते को जरूर निभाऊंगी। वीरेन: सच में तुम पढ़ी लिखी बेवकूफ़ हो, जो इतना कुछ जानते हुए भी कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, फिर भी तुम्हें उसमें कई अच्छाइयाँ नजर आती हैं। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। सच में तुम ना किसी की बात समझना ही नहीं चाहती हो। क्यों नहीं समझती हो कि तुम्हें इस दलदल से बाहर निकलना है। अब तुम्हें अनूप भैया को सबक सिखाना चाहिए। कोमल: जी, मुझे कुछ नहीं कहना। अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। वैसे भी मुझे बहुत देर हो चुकी है। वीरेन कोमल की तरफ देखते हुए कहता है, सच कह रही हो। खाना बनाने की देरी तो हो गई, परंतु आपकी ज़िंदगी में अभी भी ज़्यादा देरी नहीं हुई है। एक बार फिर सोच लेना, कोई जल्दबाजी नहीं करना। कोमल: देखो, इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं है। आपसे निवेदन है कि आप आज से इस मामले में कोई बात ना करें। वीरेन: मैं अब आपसे इस मामले में कोई बात नहीं करूँगा। यह तुम्हारे खुद का फैसला है। मैं इसमें कर भी क्या सकता हूँ। परंतु आपको जब भी कभी मेरी मदद की ज़रूरत महसूस हो तो मुझे ज़रूर बता देना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है और कोमल भी अपने घर आकर खाना बनाने लगती है। आज कोमल बहुत उदास थी। वो रोज़ की तरह किसी से बात नहीं कर रही थी। विशाखा को भी वह हर बात बताती थी, परंतु वह आज विशाखा को भी कोई बात बता नहीं रही थी कि उसके दिल में आखिर चल क्या रहा है। खाना बनकर तैयार हो चुका था। अब जब विजय सिंह ने इजाज़त दे ही दी थी खाने के लिए, तो कोमल उनके लिए खाना लेकर जाती है। इधर अनूप झोपड़ी में बैठा था। शाम होने को थी। वह इस बात से अनजान था कि विजय सिंह ने उसे खाना भिजवाने की इजाज़त दे दी है। वह खाना बनाने के लिए आग जला रहा था कि तभी वहाँ कोमल खाना लेकर आ जाती है। अनूप को आग जलाते हुए देखकर वो कहती है, रहने दीजिए, आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से आपके लिए खाना घर से ही आया करेगा। परंतु अनूप कोमल की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वह बस ऐसे खामोश था जैसे उसने उसकी कोई बात सुनी ही नहीं हो। कोमल: देखो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आप खाना खा लीजिए। अनूप चिड़चिड़े स्वर में कहता है, मुझे नहीं खाना तुम्हारा यह बेहुदा खाना। कोई स्वाद ही नहीं है तुम्हारे हाथों में। इससे बेहतर मैं अपने हाथ का बना खाना ही खा लूँ। कोमल अचरज से अनूप की तरफ देखते हुए कहती है, आज क्या हो गया आपको? आप रोज़ तो यही खाना खाते हो, फिर अचानक क्या हो गया है? अनूप: अब तक तो मैं यही सोचकर खा लिया करता था कि आज नहीं तो कल तुम खाना बनाना सीख ही लोगी। लेकिन बस, अब बहुत हो गया है। अब मुझसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा तुम्हारा ये बेहुदा खाना। कोमल: आप इस तरह खाने का अपमान मत करो। मैं मानती हूँ कि मैं अभी भी ज़्यादा अच्छा खाना नहीं बना पाती हूँ, परंतु मैं कोशिश तो करती हूँ अच्छा खाना बनाने की। अनूप: बस रहने दो। यह अपनी चिकनी चुपड़ी बातें, तुम्हें इनके सिवाय और आता भी क्या है? मैं पूछता हूँ कि तुम्हें आता ही क्या है? एक पत्नी के क्या फ़र्ज़ होते हैं, यह भी तुमको पता नहीं है। कोमल: आज आपको यह क्या हो रहा है? पहले तो आपने कभी इस तरह की बातें नहीं की, फिर आज क्यों ये हक वाली बातें बता रहे हो? अनूप कहता है, मुझे अपना ज्ञान मत बाँटो, समझी? आप अपना यह ज्ञान किसी और को ही बाँटना। कोमल: हाँ हाँ, मैं आपको कुछ भी नहीं समझाऊंगी, परंतु आप खाना खा लीजिए। आखिर खाने से कैसा वैर, इसका तो अपमान मत करो। और वह खाना उसकी तरफ बढ़ा देती है। अनूप गुस्से में कोमल की बाह पकड़कर उसे झोपड़ी से बाहर निकाल देता है। इस तरह की शोरगुल की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के कई लोग इकट्ठे हो गए थे।
उस भीड़ में कानाफूसी हो रही थी। कोई कह रहा था, कैसा लड़का है ये अनूप, अरे वह उसके लिए खाना लेकर आई है और यह उसे डांट रहा है। कोई कह रहा था कि सच में इसके तो कर्म ही फूट गए जो पढ़ी लिखी होकर भी इस अनपढ़ से शादी कर ली। इस तरह झोपड़ी के चारों ओर भीड़ लग गई और उस भीड़ को देखकर वीरेन भी वहाँ आ जाता है और आकर लोगों से झगड़े का कारण पूछता है। तो उसे झगड़े की पूरी हकीकत पता चल जाती है। कोमल के पास जाकर कहता है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, एक न एक दिन ऐसा होना ही था। क्या अब भी तुम इसके साथ रहना चाहोगी? कोमल कुछ कह पाती उससे पहले ही अनूप उसकी बात को काटते हुए कहता है, तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? यह मेरी पत्नी है, मैं इसे पीटूं या गाली दूं, तुझे इस सब से क्या मतलब? वीरेन, यह तुम्हारी पत्नी है, इसका यह मतलब नहीं कि आप इसके साथ जैसा चाहें वैसा व्यवहार करेंगे। यह आपकी पत्नी होने से पहले एक इंसान है, कोई वस्तु नहीं है जो आप जैसा चाहें जब चाहें इस्तेमाल करें और बाद में उसे उठाकर फेंक दें। अनूप, इसे मैं घर में रखूं या बाहर निकाल दूं, इससे तुझे क्या मतलब है? देख, मैं कह देता हूं कि मेरा किसी मामले में बीच में मत पड़ना। वीरेन गुस्से में कहता है, मैं कह रहा हूं कि तुम अपने बर्ताव को बदल लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे भला मान इस औरत का जो तेरे खिलाफ एक भी आवाज़ नहीं उठाई। और कोई होता तो तुझे जेल करा देता, समझा? तेरे खुद के दामन पर तो कितने दाग लगे पड़े हैं। इधर उधर मुंह मारता फिरता है और दोष दूसरों में निकालता है। किसे नहीं पता कि तेरा उस किरण के साथ क्या संबंध है। भीड़ में सभी लोग इस बात को सुनकर सहम उठते हैं, क्योंकि उन सभी के मन में अनूप के प्रति एक सच्ची, अच्छी और ईमानदार व्यक्ति की छवि थी। सभी लोग यह सुनकर भौचक्के रह जाते हैं। अनूप और वीरेन का झगड़ा और भी रुद्र रूप लेता जा रहा था। इस समस्या को भांपते हुए कोमल कहती है, भगवान के लिए आप सब झगड़ना बंद करो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अब तो मुझे लगता है कि इस समस्या को पंचायत में ले जाना ही पड़ेगा। अब आगे जो भी होना है वह पंचायत के निर्णय पर ही निर्भर करता है। तब तक आप लोग शांत रहें। यह कहकर कोमल घर चल देती है और धीरे धीरे भीड़ में खड़े लोग एक एक करके चले जाते हैं। वीरेन भी कोमल के पीछे पीछे घर चला जाता है। वीरेन कोमल के पास जाकर कहता है, तुमने पहली बार कोई अच्छा फैसला लिया है। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पंचायत में कुछ भी हो जाए, मैं सत्य का ही पक्ष लूँगा और सत्य तुम्हारे साथ है। तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अनूप से अलग होने के बाद तुम्हारा क्या होगा। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, किसी भी कंपनी में नौकरी कर सकती हो। वैसे भी मेरी नज़र में एक कंपनी है जो शहर में है, मेरी जान पहचान भी है। मैं वहाँ तुम्हें क्लर्क की पोस्ट पर लगवा दूंगा। कोमल, यह सब बाद की बात है, आगे क्या होगा यह पंचायत के फैसले पर निर्भर है। तब तक मैं कोई भी योजना नहीं बना रही हूँ और आपने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब आप मेरे लिए और ज़्यादा तकलीफ़ ना उठाएं। आज बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी थी। बरगद के पास ही एक ऊंची मंच पर गांव के 5 सम्मानित लोग बैठे हुए थे और बाकी के सभी लोग बरगद के पेड़ के चारों तरफ बैठे हुए थे। पंचायत की सुनवाई प्रारंभ हो चुकी थी। सभी लोग अपनी अपनी दलीलें पेश करने लगे। कोमल कुछ कह पाती उससे पहले ही वीरेन खड़ा होकर कोमल की तरफ से सारी घटना बताने लगा कि कैसे अनूप ने उससे छल कपट करके विवाह किया और बाद में किस प्रकार उसे प्रताड़ित किया। अनूप भी वहीं पर ही पास में बरगद के पेड़ के पास खड़ा होकर गर्दन झुकाकर सारी दलीलें सुन रहा था, परंतु अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह रहा था। सारी दलीलों को सुनने के बाद अब फैसले की घड़ी थी। यह दलीलें सुनने के बाद भीड़ में भी अनूप की बुराइयों की खुसफुसाहट शुरू होने लगी थी। लोग तरह तरह की भली बुरी बातें अनूप के बारे में बोलने लगे। कल तक अनूप की जो साफ सुथरी छवि थी लोगों के बीच, आज वह धूमिल हो चुकी थी। तभी सरपंच लोग फैसला सुनाने से पहले कोमल और अनूप की इच्छा भी पूछते हैं। आज के मुख्य सरपंच दूसरे गांव से आए सज्जन बलवंत सिंह को बनाया गया था। हालांकि धनराज और विजय सिंह भी जाने माने सरपंच थे, परंतु वह मामला उनके घर का ही था, इसलिए मुख्य सरपंच बलवंत सिंह को बनाया गया। मुख्य सरपंच बलवंत सिंह कहते हैं, गांव के सभी माननीय सदस्यों और सभी ग्रामवासियों के समक्ष जो भी दलीलें रखी गई है, उनको सुनने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि अनूप ने कोमल से
शादी करने के लिए उससे छल कपट किया और उसे प्रताड़ित भी किया है। अब पंचायत के सभी पंच सदस्यों की सर्वसहमति से हमने फैसला लिया है कि अब इस विवाह की कोई औपचारिकता ही नहीं रह जाती। अब जब इसकी कोई औपचारिकता ही नहीं है, तो कोमल अनूप से अलग होकर रहना चाहे तो रह सकती है, और किसी अन्य से शादी करना चाहे तो भी वह कर सकती है, और साथ ही साथ कोमल की जायज़ मांगों को भी अनूप को पूरा करना होगा। वैसे यह फैसला विजय सिंह जी पहले ही सुना चुके थे। अब समस्त ग्रामवासी व पंचों के बीच एक बार फिर और भी आधिकारिक तौर पर यह सुनाया जाता है, और फिर आगे अनूप की तरफ देखते हुए कहते हैं, बोलो बेटा अनूप, तुम्हें भी अगर अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कहो। अनूप नाम में अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहते हैं, नहीं सरपंच जी, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। आप सम्मानित पंच लोगों ने जो भी फैसला सुनाया है वह मुझे मंजूर है। आगे सरपंच कोमल की तरफ देखते हुए कहते हैं, कोमल बिटिया, तुम इस फैसले से सहमत तो हो ना? और तुम्हारी क्या क्या मांगे हैं, हम पंचों के बीच तुम अपनी मांगों को रखो, हम जरूर तुम्हारी मांगों को पूरा करवाएंगे। कोमल खड़ी होकर सभी पंचों को हाथ जोड़कर नमस्कार करती है और कहती है, आज मैं आप सभी सम्मानित सरपंचों के समक्ष अपनी मांग को एक एक करके प्रस्तुत करती हूँ। तो मेरी पहली मांग है कि यह मेरे पति होते हुए भी मुझे दिए गए वचनों को निभा ना सके। जो वचन इन्होंने शादी के वक्त लिए थे कि यह मुझे अपने सुख और दुख दोनों में अपना भागीदार बनाएंगे। इन्होंने मुझे अपने सुख में तो भागीदार बनाया, परंतु दुख में मुझे अपना भागीदार नहीं बनाया। मेरी मांग है कि यह मुझे अपने दुख में भी अपना भागीदार बनाए। कोमल की बातों को सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग सन्न रह जाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद भीड़ में फिर खुसफुसाहट शुरू होने लगती है। यह सुनकर अनूप की आंखों में भी आंसू की धार बहने लगती है और वह भावुक हो जाता है। कोमल भी कहते कहते भावुक हो जाती है और भावुकता में उसकी आंखें भी भीग जाती हैं। वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, मेरी आखिरी और अंतिम मांग है कि यह जिंदगी भर मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर सजाते रहें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर वीरेन आगे बढ़कर कोमल को समझाते हुए कहता है, अरे तुम ये क्या कह रही हो? कोमल जी भूल गई कि तुम्हारे साथ क्या क्या किया है? कोमल अनूप की तरफ इशारा करते हुए वीरेन से कहती है, मैं बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है, परंतु तुम भूल गए हो कि इसी भाई ने तुम्हारी कई बार मदद की है बिना कहे, और इतना भूल गए कि आज तुम्हारे ही कारण ये यहाँ खड़े हैं, और यह सब जानते हो कि तुम्हारे ही झूठ के कारण आज ये यहाँ खड़े हैं और महानता देखना चाहते हो इनकी। अरे उस दिन तुम्हारे बोले गए झूठ को अगर यह सच समझकर खुद कबूल ना करते तो आज इनकी जगह पर तुम होते। इन्होंने तो एक झूठ को भी स्वीकार कर लिया था कि तुम्हें अलग होकर दुख ना उठाना पड़े। ये था इनका एक भाई के लिए प्रेम। आज भरी सभा में इस बात को स्वीकार करती हूँ कि मेरा इनके साथ कोई भी पत्नी जैसा रिश्ता नहीं था, परंतु फिर भी एक बार भी इन्होंने मुझसे कभी भी पति होने का हक नहीं जताया, और ना ही कभी इस बात का जिक्र किया। यह था इनके दिल में छुपा एक पत्नी के लिए प्रेम। यह हर रिश्ते पर हमेशा खरे उतरे हैं, चाहे वह भाई का हो या बेटे का या पति का। बिना कहे ही सारे फर्जों को बड़ी ईमानदारी से निभाया। मैं शायद इस बात को पंचायत तक लेकर ना आती अगर कल भरी सभा में इन पर इस तरह का कलंक ना लगाया जाता। कल भरी भीड़ में इन्हें कलंकित किया गया तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए इस भरी भीड़ में ही मैं आज लोगों से इनके असली रूप से सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि यह आज भी उतने ही बेदाग हैं जितने कि कल थे। कोमल की कही एक एक बात को वहाँ बैठे सभी गांव के लोग व सरपंच बड़ी गौर से सुन रहे थे। आज उसकी बातों में एक अलग ही कशिश नजर आ रही थी। वीरेन यह सुनकर बीच में ही टोकते हुए बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रहा था उस दिन? अगर मैं झूठ बोल रहा था तो क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं झूठ बोल रहा था? कोमल, हाँ हाँ, तुम झूठ बोल रहे थे और मुझे पता था कि तुम इतनी जल्दी अपना गुनाह कबूल नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें कुछ और सबूत देती हूँ। यह कहकर कोमल घर वापस आ जाती है और घर से एक लिफाफा लेकर आती है जिसमें एक पत्र था जिसे डाकिया कल सुबह झगड़े होने से पहले ही देकर गया था।
घर पर कोई भी नहीं था तो वह पत्र कोमल ने ही ले लिया था। कोमल लिफाफे से पत्र निकालती है और सरपंच को देते हुए कहती है, यह यही पत्र है जो वीरेन की प्रेमिका ने वीरेन के लिए शहर से भेजा है। इसमें वीरेन की प्रेमिका मधु ने कहा है, प्रिय वीरेन, आप जब से गांव गए हो आप तो हमें बिल्कुल ही भूल गए हो। आपने ना कोई पत्र लिखा ना कोई खबर की। हम आपने कहा था कि एक आध दिन के लिए गांव जा रहे हैं और एक दिन बाद ही आप हमें वापस लेने आओगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उस गंवार कोमल से शादी कर ली हो जिससे आपके बापूजी ने आपका रिश्ता तय किया था। वैसे यह तो मजाक था। मुझे पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। कोमल ने पत्र में जो भी लिखा था वैसा बता देती है और पत्र सरपंच को पकड़ा देती है। वीरेन समझ चुका था कि अब उसकी पोल खुल चुकी है। अब उसका झूठ ज़्यादा दिन तक और नहीं टिक सकता। पता देने के बाद कोमल कहती है, जब इन्हें मेरे पति ने खबर ही नहीं दी शादी की तो यह बात उनकी प्रेमिका को कैसे पता चली कि वीरेन की शादी मेरे साथ तय हुई है। अरे सच्चाई तो यही है कि इन्होंने इस शादी के लिए खुद मना किया था। और अनूप की तरफ इशारा करके हुए कहती है कि यह तब भी सच्चे थे और आज भी सच्चे हैं। और फिर कोमल वीरेन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यह सब इनके द्वारा रची गई साजिश थी जो मुझे पाने की खातिर रची गई थी, परंतु अफसोस कि समय से पहले ही इनका भांडा फूट गया और इनकी सच्चाई सामने आ गई। अनूप भरी पंचायत में बात को नकारते हुए कहता है कि यह बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं इसे पाने के खातिर ऐसा क्यों करूँगा। मैं तो पहले से ही मधु से प्यार करता हूँ। वीरेन अपनी बात को पूरी कर पाता इससे पहले ही किरण भी वहाँ आ जाती है और वह वीरेन को फटकारते हुए कहती है, अरे कुछ तो सब्र कर, कितना झूठ बोलेगा, क्या है तेरी सच्चाई, वह हम सब जानते हैं। तभी मुख्य सरपंच कहते हैं, तुम कौन हो और क्या क्या जानती हो, पंचायत में सभी लोगों के सामने बताओ। और किरण गांव के सभी लोगों और सरपंचों को हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करती है और सरपंच से कहती है कि हमारा नाम किरण है सरपंच जी। और वह उस रात की घटना को बताने लगती है। उस रात मौसम बहुत ख़राब था। काली अंधेरी रात में कोई भी नहीं आ रहा था। यह सभी से चुपके और छुपा के अनूप की झोपड़ी में घुस जाती है। उसका अनूप के साथ कोई भी संबंध नहीं था। उसे तो सिर्फ उसे बदनाम करना था। इसलिए वह जब देखती है कि कोमल खिड़की से झोपड़ी की तरफ देख रही है तभी वह उसके सामने से गुजरती है ताकि वह उसे देखकर उसका पीछा करे और वह उसे अनूप की झूठी सच्चाई को बता सके और अनूप से नफरत करने लगे। और ठीक वैसा ही हुआ। जब वह वहाँ से जाने लगी तो कोमल भी उसके पीछे पीछे दौड़ी आई और उसने उसके पीछे से बाल पकड़ लिए और उससे पूछा कि वह झोपड़ी में क्या करने गई थी। किरण ने कहा, मूर्ख, अब भी तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं अकेली रात में झोपड़ी में क्या करने जाऊंगी। अरे अनूप हमें प्यार करते हैं, वह हमें बुलाए तो हम आ गए। और वैसे भी तुझे क्या पड़ी, तू उससे अलग रहती है ना। कोमल ने कहा, वो तुमसे प्यार करते हैं, कभी हो ही नहीं सकता। और मैं उनसे अलग रहती हूँ परंतु मैं उनसे अलग नहीं हूँ। तू लाख झूठ बोल ले परंतु मुझे तेरी एक भी बात पर भरोसा नहीं। किरण ने कहा, तू कौन सी मिट्टी की बनी है, आंखों देखे फिर भी यकीन नहीं करती। हम सच कहते हैं, हमारा अनूप के साथ संबंध है। कोमल ने कहा, तू कितना झूठ बोलेगी। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी इन सब बातों में आ जाऊंगी। जो मैंने आंखों देखा है वह सही है कि जो मेरा दिल कहता है वह सही है। मेरा दिल तो कभी भी नहीं मानता कि वह कभी भी अपनी इज्जत को नीलाम करेंगे। मेरा दिल आज भी उन्हें पाक मानता है। मुझे पता है कि तुम उनसे बहुत प्यार करती हो और तेरा यह प्यार सिर्फ एक तरफा है। तूने उसे पाने की बहुत कोशिश की, जब तू उसे पा ना सकी तो उन्हें बदनाम करना चाहती है। फिर कोमल ने किरण से हाथ जोड़कर कहा, उन्होंने जिंदगी भर अपनी जिंदगी दूसरों की खुशी के लिए जी है। आज भी वह किसी न किसी को बचाने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि वह इस दुख को और ना सहें। उनको मैं अब भी इसी तरह निराश और दुखी नहीं देख सकती। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि वो बेशक ना हमारे पास रहें परंतु वह खुश रहें, चाहे वह तेरे पास ही क्यों ना रहे।
तू ही मुझे बता कि अगर तू उन्हें दिल से चाहती है तो क्या तू उन्हें दुखी देख सकती है। किरण भावुक हो चुकी थी और उसने भावुक होकर कहा, मैं तो समझती थी कि मैं ही अनूप से सच्चा प्यार करती हूँ और मैं समझती थी कि तू पढ़ी लिखी है तो तू उसे नहीं चाहती है, पर मैं गलत थी। हम तो उसे पाने के लिए उसे बदनाम करते रहे और दूसरी तरफ तू उसकी इज्जत के खातिर सब कुछ कर रही है। सच में तेरा प्यार महान है उसके लिए। गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने उसे दोषी मान लिया, परंतु तेरा उस पर विश्वास आज भी अड़िग है, जो आज भी उस पर विश्वास रखती है। सच यही है कि तेरा विश्वास सच है और मेरा प्यार झूठा। मेरा अनूप से कोई भी संबंध नहीं है। अरे उसके दिल में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मूर्त है और वो है तेरी, उसकी पत्नी कोमल की। तेरे प्यार के आगे उसने मुझे कभी भी मुड़कर नहीं देखा। बस यही टीस थी मेरे दिल में कि मैं उसे चाह कर भी नहीं पा सकी। तभी मैंने उसे पाने के लिए एक सौदा किया वीरेन से। तुम्हें नहीं पता कि वीरेन की तुम पर गंदी नज़र है। यह सब उसी की साजिश थी कि मैं अनूप को बदनाम करूं और तुम्हारा यह रिश्ता टूट जाए। उसके बाद मेरा अनूप से और वीरेन का तुमसे शादी करने का प्लान था। वीरेन ने ही हमसे कहा था कि हम झोपड़ी से तभी निकलें जब तुम झोपड़ी की तरफ देख रही हो, जिससे कि तुम मेरा पीछा कर सको और मैं यह सब झूठी बातें तेरे मन में बैठा सकूं कि अनूप चरित्र का गंदा इंसान है। और इस तरह से उस रात की घटित घटना को किरण के द्वारा सरपंच को बताया जाता है। इस हकीकत को सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। सभी को अब हकीकत का पता चल चुका था। विजय सिंह यह सब सुनकर उठ खड़े होते हैं और वीरेन के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं और गुस्से से कहते हैं, अरे निर्लज्ज नीच, पहले तो तू खुद शादी के लिए मना करता है और फिर बाद में जब उसकी शादी तेरे भैया से हो जाती है तो उसे पाने के लिए इस घिनौना खेल रचता है। अरे मुझे तो तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। आज से तू मेरे लिए मर चुका है। जा, आज से तू इस घर को छोड़कर चला जा, फिर कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर वे अनूप की तरफ बढ़ जाते हैं और अनूप के पास जाकर उनके उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने तेरे साथ जो भी किया वह बहुत गलत किया और तू जो चाहे मुझसे वह मांग सकता है, परंतु मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुझे बिना जाने ही इतनी बड़ी सज़ा दे दी। अनूप विजय सिंह के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, अरे काका, आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे नर्क में मत डालो। आपने गुनाह ही क्या किया है। हाँ, अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी मांग है कि आप वीरेन को माफ़ कर दें। विजय सिंह, अरे किस मिट्टी का बना है रे तू। उस नालायक भाई के लिए माफ़ी मांग रहा है जिसने तुझे बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अनूप, काका, वह जैसे ही भी हैं पर हैं तो मेरे भाई ही ना। विजय सिंह, ठीक है, तू जैसा कहता है वैसा ही होगा। विजय सिंह वीरेन से कहता है, देख कितना अंतर है तुझ में और इसमें। यह आज भी तेरे हित के लिए ही सोचता है। अगर आज तुमने थोड़ी भी शर्म बची है ना तो पैरों में गिरकर माफ़ी मांग ले इससे। इसका दिल बहुत बड़ा है, यह तुझे माफ़ कर देगा। विजय सिंह के कहे मुताबिक वीरेन बेमन से अनूप और कोमल के पैर छूकर माफ़ी मांग लेता है, परंतु कुछ लोग होते हैं जिनका मन शायद कभी नहीं बदलता। ऐसी महिला थी विनीता, जिसका इस पर आज भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वहाँ बैठे सभी लोग अनूप और कोमल की तारीफ करते हैं। आज फिर से अनूप सभी लोगों के बीच खोया हुआ सम्मान फिर से मिल गया था। इस तरह से पंचायत यहीं ख़त्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अनूप और कोमल भी अपने घर आ जाते हैं। अनूप की ज़िंदगी में गमों के बादल छट चुके थे, उसकी ज़िंदगी में भी खुशियों की बहार आ चुकी थी। अनूप कमरे में बैठा हुआ था कि तभी कोमल पूजा वाली अलमारी से सिंदूर की डिबिया लेकर अनूप के सामने आती है और अनूप को सिंदूर की डिबिया देकर कहती है, लो, आज आप अपने हाथों से हमारी मांग भर कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करो। आज फिर से मेरी मांग सजा दो और मुझे अपने चरणों की दासी बना लो। अनूप डिब्बी से सिंदूर निकालकर कोमल की गहरी सी मांग भर देता है। तभी कोमल झुककर उसके पैर छूने लगती है। अनूप उसकी दोनों बाहों को पकड़कर उसे उठाकर अपने गले से लगा लेता है और कहता है, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, इसका मतलब मेरे शरीर का आधा भाग।
फिर भला मैं अपने शरीर के आधे भाग को अपने सामने ही क्यों झुकने दूं। इस तरह से अनूप दोनों बाहों में भर लेता है और कोमल भी अनूप को अपनी बाहों में जकड़ लेती है। अब दोनों के मन में प्रेम भावना जन्म ले चुकी थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे। तभी अनूप कहता है, तुम क्या जानो कि तुम्हारे बिना 2 दिन काटने कितने मुश्किल थे। हर दफ़ा झोपड़ी से खिड़की की तरफ देखता रहता था कि कैसे ही तुम्हारी झलक देखने को मिल जाए। कोमल मस्करे अंदाज में नखराते हुए कहती है, हाँ हाँ, और हमको पागल कुत्ते ने काटा था जो भरी बरसात में तुम्हारे लिए कंबल लेकर गई। इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि फिर भी खिड़की खोली ताकि तुम्हें खिड़की से देख सकूं। तुमको सिर्फ ना अपना प्यार याद है, हमारा नहीं। अनूप कोमल के माथे को चूमकर कहता है, मेरी पारो, हमें पता था कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, हमारा हरदम ख्याल रखती हो, परंतु मैं तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। कोमल मस्करी अंदाज में कहती है, चलो जाओ, बड़े आए प्यार करने वाले। उस दिन तो बिल्कुल भी तरस नहीं आया जब मुझे बाहें पकड़कर झोपड़ी से बाहर कर दिया था। अनूप, वह मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन था जब मैंने तुम्हें बाँह पकड़कर झोपड़ी से बाहर निकाला था। मैंने तुम्हारी और वीरेन की बातें सुन ली थी। तभी मुझे लगा कि तुम मुझसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती हो और शायद मर्यादाओं के कारण तुम मुझे छोड़ भी नहीं पा रही हो। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। कोमल, मुझसे तो पूछ लेती। अगर मुझे इस रिश्ते से कोई मतलब नहीं होता तो मैं उसी दिन अपने बाबूजी के साथ घर चली जाती जिस दिन मुझे वो लेने आए थे। फिर मैं यहाँ क्यों रुकी? क्योंकि मुझे तुम पर अटूट विश्वास था, इसलिए। अनूप, सच्ची में इतना विश्वास है मुझ पर? इतना प्यार करती हो मुझे? कोमल, और क्या हम झूठ बोल रहे हैं किरण की तरह? अनूप कोमल को चिढ़ाने के लिए कहता है, वैसे किरण लड़की तो बहुत अच्छी है और सुंदर भी है, उसके जैसा दूसरा नहीं है गांव में। कोमल मस्करी अंदाज में झूठा गुस्सा करते हुए कहती है, अच्छा जी, किरण बहुत अच्छी लगने लगी आपको? कान खोल कर सुन लो, आप ना केवल हमारी ही तारीफ कर सकते हो, किसी और की तारीफ की तो अच्छा नहीं होगा, बता देती हूँ। अनूप दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर हंसते हुए कहता है, अच्छा बाबा, आगे से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सुंदरता की ही तारीफ करूँगा और किसी की नहीं। क्या अब अभी मुझे माफ़ कर सकती हैं? फिर कोमल उसके दोनों हाथों से पकड़कर अपने गले में लगा लेती है। आज 2 अजनबी दिल काफ़ी समय के बाद सच में एक हो चुके थे। आज फिर से एक प्रेम कहानी की शुरुआत हो चली थी जिसकी दास्तां पहले ही लिख दी गई थी शायद। दोस्तों, इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, बताइएगा कमेंट करके कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।